फैमिली रीयूनियन वीज़ा में एक कराची कौंसलेट के अंदर एक फॉर्म फिल करवाया जाता है और एक दो दिन से जो है वो मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि इस फॉर्म के बारे में भी जो है वो कोई वीडियो जो है वो बना दे। तो इस्लामाबाद के अंदर तो जो है वो ये फॉर्म आपको फिल करने के लिए नहीं दिया जाता मेरे नॉलेज के मुताबिक, लेकिन कराची कौंसलेट में ये फॉर्म काफ़ी लेंथी फॉर्म है, तो ये फिल करने के लिए जो है वो दिया जाता है। तो इसके बारे में जो है वो मैं आपको जो है वो क्विकली बता देता हूँ। इसके अंदर कुछ चीज़ें शायद वो आपको फिल करते हुए क्लियर ना हो, तो आई होप कि इस वीडियो के बाद जो है वो आपको वो चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये फ़ोटो वगैरह और केस नंबर और बाकी चीज़ें ये तो जो है वो कराची काउंसलर ख़ुद ही यहाँ पे फिल करेगा, आपको इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे का सारा फॉर्म आपने जो है वो इंग्लिश के अंदर जो है वो फिल करना है, यानी इसमें आपने उर्दू नहीं लिखते नहीं या कोई और लैंग्वेज नहीं आप लिखते नहीं, बल्कि आपने इंग्लिश में जो है वो इसको फिल करके कराची काउंसलेट को जो है वो सबमिट करना है। इसमें जो सबसे पहला पेज है वो आपकी डिटेल है, बेसिकली जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भी लिखी होती है और ये आपको क्लियर भी होगी। सबसे पहले जी कंप्लीट नेम, नेशनैलिटी, एथनिक ओरिजिन। नॉर्मली जो है वो पाकिस्तान के अंदर इतना प्रमोट नहीं किया जाता है एथनिक ओरिजिन को करना भी। बहरहाल एथनिक ओरिजिन से मुराद यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप मुहाजिर हैं, आप पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी पंजाब ओरिजिन से हो जाएंगे, आप सराइकी हैं, ठीक है, या आप पश्तून हैं, इस तरह के ये सारे के सारे जो है वो एथनिक ओरिजिन हैं। ये ना भी लिखें तो मेरा ख्याल है कि इससे काम चल जाएगा। बहरहाल आप लिखना चाहें तो मैंने आपको आइडिया दे दिया। जो भी आपकी नेशनैलिटी और कंप्लीट आपने यहाँ पे अपना नेम, उसके बाद डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, और उसके बाद जो है वो अगर आप जो है वो बोर्न एट होम है तो आप लिख देंगे बोर्न एट होम सिर्फ, ठीक है। और अगर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर जो है वो आपकी बर्थ हुई है तो फिर आपको उस हॉस्पिटल का नाम लिखना होगा। एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल है कि सिर्फ नेम ऑफ़ द हॉस्पिटल और साथ में उस सिटी हॉस्पिटल के आ जाए, यानी ABC हॉस्पिटल लाहौर, तो इस तरह से ये काफ़ी होगा हॉस्पिटल का नेम। उसके बाद जो है वो कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हैं, उर्दू, अगर आप इंग्लिश भी बोलते हैं तो इंग्लिश। इसके अलावा अगर आप जो है वो अपनी कोई रीजन वाली लैंग्वेज भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा की ऑप्शन है, लैंग्वेजेस स्पोकन है, सिर्फ एक नहीं। तो आप इसमें उर्दू, इंग्लिश अगर आप बोलते हैं, पंजाबी या इसके अलावा अगर आप पश्तून हैं, पश्तो या कोई बलोची, जो भी आपकी लैंग्वेज है। उसके बाद आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो, अगर आप तो जो है वो मैरिड है ऑलरेडी तो आप ऑप्शन क्लिक करेंगे मैरिड वाली, ठीक है। और अगर जो है वो आपने जर्मनी में आके जो है वो शादी करनी है तो इस केस के अंदर जो है वो आपकी 3 ऑप्शंस हो सकती हैं कि या तो आप सिंगल होंगे, या जो है वो आप ऑलरेडी डाइवोर्स्ड होंगे, या तीसरी ऑप्शन जो है वो आपको विधवा जो, यानी अगर आपके जो है वो हस्बैंड की या वाइफ की, जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है, उनकी डेथ हो गई है तो ये ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन जो मैंने बताई हैं, सिंगल वाली, डाइवोर्स्ड वाली या विधवा वाली, ये उन केसेस के अंदर आपने टिक करनी है अगर आप जर्मनी के अंदर आके जो है वो शादी करने का इरादा रखते हैं और एंगेजमेंट बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जो है वो ऑलरेडी मैरिड हैं और आपकी मैरिज एग्जिस्ट करती है अभी भी और उसी की बेस पे आप रीयूनिफिकेशन कर रहे हैं, तो आप मैरिड वाली ऑप्शन जो है वो टिक करेंगे। उसके बाद जो है वैलिड डॉक्यूमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड सिटीजनशिप, इसमें जो है वो आप अपना पासपोर्ट जो है वो नंबर लिखेंगे, ठीक है। और इसमें जो है वो आप जो है वो उस डॉक्यूमेंट का जो भी टाइप ऑफ रेजिडेंस परमिट इन जर्मनी, तो ये उनके केसेस के अंदर जो है वो टाइप ऑफ रेजिडेंस परमिट इन जर्मनी, डेट ऑफ फर्स्ट एंट्री इन जर्मनी, ये उन केसेस के अंदर एप्लीकेबल है कि अगर आप जो है वो इससे पहले आप के पास कोई जर्मनी का रेजिडेंस परमिट है। ये उन केसेस में होता है, फॉर एग्जांपल कुछ केसेस में जो है वो जर्मनी में जो लोग रह रहे होते हैं उनको ये कहते हैं कि अगर आपको रीयूनिफिकेशन करनी है तो आप पाकिस्तान से जाके अप्लाई करें, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो आपके पास कोई ना कोई रेजिडेंस परमिट तो होता है, तो फिर उस सूरत में आपने जो है वो उस रेजिडेंस परमिट का वो कौन सी टाइप्स हो सकती हैं वो आपको पता ही होगा। वो स्टूडेंट वीज़ा है, कोई वर्क परमिट है, ब्लू कार्ड है, परमानेंट रेजिडेंस है, वट एवर एप्लीकेबल इन योर केस, तो वो यहाँ पे लिखेंगे आप। और कब आप फर्स्ट टाइम जो है वो जर्मनी के अंदर एंटर हुए थे वो डेट जो है वो आप लिखेंगे। उसके बाद जो है वो नीचे जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट जर्नी टू जर्मनीज,
जर्मनी। इसमें क्या लिखेंगे आप जो है वो, ये सब कुछ आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो क्या, ये एसाइलम के केस में ना ज़्यादा शायद एप्लीकेबल हो, अगर वो लोग जो है वो पाकिस्तान से, उनको कहा गया है कि जाके अप्लाई करें। यानी आप कैसे जो है वो जर्मनी के अंदर एंटर हुए, किन डेट क्या थी, कौन सा रूट आपने लिया, कौन कौन सी कंट्रीज़ को आपने बीच में जो है वो क्रॉस किया, और किस पॉइंट पे आप जो है वो जर्मनी से एंटर हुए, कौन से बॉर्डर से। ये वो लोग हैं जो समुंदर के रास्ते या ये इस तरह से एंटर होते हैं। नॉर्मल केस के अंदर जो लीगल तरीके से हम लोग आते हैं वो बाय एयर आते हैं, तो उसमें ये सारी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं। उसमें सिंपल लिखें कि आप जो है वो इस डेट को पाकिस्तान से फ्लाई करके इस डेट को फ़लाँ एयरपोर्ट के ऊपर आप जो है वो एंटर हुआ, तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। उसके बाद कम्पिटेंट एलियंस अथॉरिटी इन जर्मनी, यानी ऑसलैंड बेहोडे जो है वो आपका, ये भी उसी से केस में जो है वो वैलिड होगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी रेजिडेंस परमिट जर्मनी का है और आप फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो कि मोस्टली 99% केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आपने इसको भी नॉट एप्लीकेबल लिख दें या इसको खाली छोड़ दें। ठीक है। कम्पिटेंट अथॉरिटी इन जर्मनी हु आस्क द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, अगर आपका इंगेजमेंट केस है तो यहाँ पे आप अपने स्टैंडर्ड की जो है वो डिटेल लिख सकती हैं, जिन्होंने बेसिकली जो है वो आपके फियांसी के बेस के ऊपर या फियांस के बेस के ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन इनिशिएट की है। अदरवाइज़ ये भी आप जो है वो खाली छोड़ दोगे। उसके बाद आ जाती है जी कुछ मज़ीद आपके बारे में डिटेल्स। इसमें जो है वो ये जो पहली ऑप्शन है, प्लीज़ सबमिट ऑल प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस ड्यूरिंग लास्ट 20 ईयर्स ऑफ अफ़गानिस्तान, तो ये आपके केस में एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखते तो आप इस सारी डिटेल को जो है वो छोड़ देंगे। इसी तरह से प्लीज़ सबमिट ऑल प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस ड्यूरिंग द लास्ट 20 ईयर्स आउटसाइड ऑफ अफ़गानिस्तान। अगेन ये भी अफ़गानिस्तान के रहने वालों के लिए, अफ़गानीज़ के लिए। तो ये भी जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो उनके पास पाकिस्तान नेशनलिटीज़ हैं, अफ़गानिस्तान नहीं रहते, वो इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये पर्सनल डिटेल का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। सेक्शन 2 जो है बेसिकली आपकी एजुकेशन के बारे में। इसमें जो है वो आपने अपनी प्राइमरी, आपने सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी जिसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोलोगे आप, यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी लिविंग जब अगर आप जो है वो, ये नहीं अगर फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स वगैरह के लिए, तो ये क्वालिफिकेशन की डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आप प्राइमरी से लेकर मास्टर्स तक या पीएचडी तक, मास्टर्स तक आप एंटर अपनी करोगे। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है, स्कूल का नाम आप लिखें, ठीक है, या कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का, जो भी प्राइमरी में लिखेंगे स्कूल, सेकेंडरी में स्कूल लिखेंगे, अगर आपने मैट्रिक के बाद इंटर जो है वो कॉलेज से किया है तो कॉलेज, अदरवाइज़ हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम लिखेंगे। और साथ में जो है वो आपको इनका जो है वो रफली जो है वो आप एक साल कि इस साल से इस साल तक, एग्जैक्ट डेट्स अगर आपको याद नहीं, इस साल से इस साल तक मैंने प्राइमरी में पढ़ा, इस साल से इस सेकेंडरी, इसी तरह से बाकी जो है वो एड्रेस भी अगर आपको रफली याद है, वरना सिटी का नाम एटलीस्ट आप ज़रूर लिखें, और स्कूल के नाम के साथ आपको सिटी का नाम तो डेफिनेटली पता होगा। कंप्लीट एड्रेस पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, बट मिनिमम डिटेल ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन नंबर 3 है। इसके अंदर अगर आपकी कोई एम्प्लॉयमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो आपने अगर, और अगर आप अफ़गानिस्तान में हैं तो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड जो भी आपकी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयमेंट की, वो यहाँ पे सेक्शन 3 के अंदर जो है वो आप लिखोगे। यानी अगर आप कोई जॉब वगैरह करते रहे या कोई बिज़नेस करते, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपने कब से कब तक किया है, कौन सा उस कंपनी का या एड्रेस था। उसके बाद आ जाते हैं जी कि आपने जो है वो इसके अलावा कोई आपकी एक्टिविटीज़ है, यानी अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हैं, किसी स्पोर्ट्स क्लब्स की रजिस्ट्रेशन है आपके पास, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन आप रन करते हैं, कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में आप जो है वो एक्टिवली पार्ट लेते हो, तो उनकी डिटेल जो है वो इसके अंदर जो है वो से आ जाएगी। उसके बाद सेक्शन 5 के अंदर जो है वो आ जाएगा आपके पेरेंट्स के बारे में जो है इंफॉर्मेशन, यानी एप्लीकेंट के पेरेंट्स के बारे में। इसमें जो है वो आपके पास फादर है, यानी आपके फादर हैं, तो क्या वो ज़िंदा हैं या उनकी डेथ हो गई। ज़िंदा है तो अलाइव वाले पे बॉक्स पे टिक करेंगे, अगर खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो गई है तो फिर आप जो है वो डेथ वाले, डिसीज़्ड वाले में जो है वो टिक करेंगे। यही मदर के केस में है। फिर उनके जो भी अभी इस वक्त करंट एड्रेसेस हैं अपने पेरेंट्स के, वो आप एड्रेसेस नीचे देंगे, एक्चुअल एड्रेस हो। और अगर जो है वो इस दुनिया में नहीं है
तो फिर उनका जो भी लास्ट एड्रेस था यहाँ पे उनकी डेथ हुई वो लिखेंगे। और अगर खुदा न खास्ता किसी के पेरेंट्स की या उनमें से किसी एक की डेथ हो चुकी है तो इफ़ पेरेंट्स आर डिजीज प्लेस एंड डेट ऑफ डेथ जो है वो यहाँ पे आपको, यानी कहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, कौन से सिटी में और कब हुई थी, वो आपको लिखना होगा। उसके बाद जो है वो आपको अपने ब्रदर और सिस्टर्स की डिटेल जो है ये काफ़ी डिटेल्स आपको देनी होंगी। इसमें आपको उनको कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको पता होने चाहिए, तो ये इन्फॉर्मेशन पहले से अपने साथ लेके जाएं, ठीक है। आपको उनके टेलीफोन नंबर्स, आपको उनके एड्रेसेस कंप्लीट जहाँ जहाँ रह रहे हैं, फिर उसके अलावा आपको उनके अगर ईमेल एड्रेसेस हैं और ईमेल एड्रेस भी जो है वो आपने जो है वो वहाँ पे देने हैं। फ़ोन नंबर तो लाजमी दें, ठीक है। अगर ईमेल नहीं है किसी का तो ऐसी सूरत के अंदर रहने दें, अगर है तो ईमेल एड्रेस। तो ये सारी डिटेल अपने साथ जो है वो आप लेके जाएं जी। उसके बाद जो है वो अगले जो सेक्शंस हैं, ये कहता है दो अदर रेफरेंसेस नॉन रिलेटिव्स कंप्लीट एड्रेस। ये जो पहला 5B का 5B है ना, इस केस के अंदर ये बेसिकली पाकिस्तानियों के एप्लीकेबल नहीं है। ये उस सूरत में है कि अगर जो है वो आप काबुल अफ़गानिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के अंदर आपको या फिर आपको काबुल के अंदर जो है वो अपने रिलेटिव्स की डिटेल जो है वो देनी है, तो ये पाकिस्तानियों के केस में एप्लीकेबल नहीं। 5C जो है वो पाकिस्तानियों के केस में एप्लीकेबल है। इस सूरत में जो है वो आपने अपने कोई भी दो नॉन रिलेटिव्स जो हैं उनके जो है वो एड्रेसेस की डिटेल, टेलीफोन नंबर्स एटलीस्ट, ईमेल हो तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ज़रूर देनी है। 5D अगेन जो है वो जो पाकिस्तानी के एप्लीकेंट्स हैं उनके केस में एप्लीकेबल नहीं है। और अगर जो अफ़गानिस्तान के जो कि एज ए रेफ्यूजी पाकिस्तान में रह रहे हैं या ईरान के अंदर रह रहे हैं तो फिर नॉन रिलेटिव्स की दो की डिटेल जो है वो उनको देनी होगी। नंबर 6 जो है वो बेसिकली आपके जो है वो अगेन जो है वो मैरिज स्टेटस के बारे में है। यानी ये इस सूरत में है कि आई हैव नेवर बीन मैरिड, यानी अगर अभी आप सिंगल हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे कि आई हैव नेवर बीन मैरिड। और अगर आप जो है वो पहले मैरिड थे लेकिन आपकी डिवोर्स हो गई है या आपके जो है, तो फिर आप क्लिक टिक करेंगे आई हैव बीन मैरिड बिफोर, ठीक है, यानी मैं पहले मैरिड था। और नीचे जो लिखा है ना ग्रुंड देयर फ्लोशुंग, ये बेसिकली जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है रीज़न ऑफ कैंसलेशन, यानी आपकी जो मैरिड बिफोर था इसमें आप डेट टिक करके नीचे लिखेंगे कि रीज़न क्या थी कैंसलेशन की, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी डिवोर्स हो गई है तो डिवोर्स के केस के अंदर टिक करके आपने कब डिवोर्स हुई है ये वो डेट लिखनी है जब आपको कोर्ट से जो है वो ऑर्डर मिल जाए आपकी, यानी कोर्ट जो है या आपको जो है वो आपकी जो क्या डिवोर्स है उसको एक्सेप्ट कर ले। अगर ये नहीं है तो फिर आपकी ऑप्शन जो है वो डेथ अगर फ़र्ज़ करें होगी आपके पार्टनर की तो वो वाली ऑप्शन टिक करेंगे और कब हुई है और कहाँ पे हुई वो यहाँ पे आप जो है वो लिखेंगे। ये जो अनोलमेंट है ये बेसिकली कोई कैंसलेशन होती है, ये हमारे केसेस में वैसे ही एप्लीकेबल नहीं होता कि मैरिज जस्ट कैंसिल हो गई है, ठीक है ना। हाँ कैंसिल होती है मतलब, लेकिन वो हमारे यहाँ तो वो मैरिज होती नहीं है, ठीक है ना, यानी उसका कोई रजिस्टर पार्टनर ये पहले से रजिस्टर, तो ये ऑप्शन तो होगी नहीं। और लास्ट ऑप्शन मोस्टली केसेस में होगी कि आई एम मैरिड। वो लोग जिनकी मैरिज अभी एग्जिस्ट करती है वो यहाँ पे टिक करेंगे कि आई एम मैरिड, यानी जो अभी जो है वो रीयूनिफिकेशन अपनी जिस मैरिज की बेस पे उनकी मैरिज पाकिस्तान में हुई है तो वो इस ऑप्शन को जो है वो क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। उसके बाद जो है वो आ जाती है जी आपकी प्रीवियस मैरिजेस की आपको डिटेल्स देनी है। यानी कि अगर आप जो है वो हमारी जो है वो रिलीजियस मैरिजेस होती हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम्स के केस में सिविल मैरिजेस अगर कहीं पे हैं तो ये जो कोर्ट के अंदर जाके मैरिजेस करते हैं तो वो सिविल मैरिजेस के अंदर आपको उनकी डिटेल देनी है अगर आपके प्रीवियस हैं कोई। और सेकंड के अंदर जो है वो आपको रिलीजियस जो अपनी मैरिजेस हैं और वो पहले से थी अब वो नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, तो उनकी भी डिटेल आपको जो है वो यहाँ पे देनी है रिलीजियस वाले सेक्शन के अंदर। उसके बाद जो भी आपके प्रीवियस स्पाउसेस रह चुके हैं उनके एड्रेस की डिटेल्स या रेजिडेंस की डिटेल आपको देनी है। नंबर 7 सेक्शन जो है वो बेसिकली आपके बच्चों की डिटेल है। अगर आपके जो है वो बच्चे नहीं हैं तो सिंपली पहली ऑप्शन के टिक करेंगे आप ईशा बेकाइने किंडर, यानी आई डोंट हैव एनी चिल्ड्रन, तो बात ख़त्म हो जाएगी। और अगर जो है वो आपके चिल्ड्रन हैं तो सेकंड जो है वो आई हैव और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने चिल्ड्रन है, आई हैव 2 3 1 जितने भी हैं वो आप यहाँ पे जो है वो फिल करेंगे। उसके बाद जो है उन बच्चों की जो है वो नेम डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप नीचे जो है वो फिल करेंगे। उसके बाद उनका बच्चों का जो है वो आप एड्रेस नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप अपनी यहाँ अगर फ़र्ज़ करेंगे मिसाल के तौर पर जो है वो
अब आप जिनसे आपकी शादी हुई है उनके ऑलरेडी बच्चे हैं या आपके ऑलरेडी बच्चे हैं पहले वाले, तो इस केस के अंदर फिर आपने जो है वो फादर की डिटेल जो है वो आपने उन बच्चों की देनी है। यानी मिसाल के तौर पर जो है वो आपके 2 बच्चे हैं और आपकी जो है वो डिवोर्स हो गई है या आपके हस्बैंड की डेथ हो गई पाकिस्तान में, तो अब आपने यहाँ पे जो है वो अपने उन बच्चों के उस फादर की जो कि पहले वाले थे उनकी डिटेल जो है वो यहाँ पे आपको नेम, डेट, प्लेस ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह जो भी डिवोर्स के केस में भी आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ेगी इन बच्चों की। और अगर जो है वो जर्मनी के अंदर जो है वो जिनसे आप शादी आपकी हुई है उनके जर्मन बच्चे हैं या जर्मनी के अंदर उनके ऑलरेडी पहले स्पाउस से बच्चे हैं, तो फिर उनकी जो भी वाइफ होंगी उनकी डिटेल जो है वो यहाँ पे आपको देनी होगी या हस्बैंड होंगे जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आ जाएगा कि हैव यू बीन मैरिड विद द फादर और मदर ऑफ द चिल्ड्रन। जी, ये उस सूरत में जैसा कि मैंने बताया कि जिससे आपकी शादी हुई है या होने जा रही है, अगर उनके ऑलरेडी अगर जिनकी आपसे जिसकी यानी आपकी जिससे शादी हुई है, होने जा नहीं रही, जिससे हुई है उसके अगर ऑलरेडी बच्चे हैं तो इस सूरत के अंदर आप यस जो है वो टिक करेंगे। और उसके बाद जो है वो अदर रिमार्क्स कंसर्निंग द चिल्ड्रन, इसके अंदर जो है वो आप ये उनको मैं इंक्लूड करेंगे कि मेरे पास जो है वो गार्डियनशिप है इन बच्चों की, अगर वो पाकिस्तान में और आपको साथ में जो है वो लेके जाना, अदरवाइज इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है जी आपका 7A जो सेक्शन है ये बेसिकली अब आपके पार्टनर यानी आपके हस्बैंड या आपके हस्बैंड के जो है वो बेसिकली यानी अगर आप ऑलरेडी में ये एंगेजमेंट केस में 7A एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। 7A उस सूरत में एप्लीकेबल है कि आप मैरिड हैं, तो यहाँ पे आपको अपने जो है वो हस्बैंड की अपने वाइफ की जो भी आपके केस में एप्ली उसकी डिटेल देनी है, उसका एड्रेस देना है जो भी है, और उसके बाद उनके फादर मदर की डिटेल्स देनी है आपको, अलाइव हैं, डिजीज्ड हैं यानी डेथ हो गई है जो भी। उसके बाद जो है वो आपको अगर डेथ हो गई तो उनकी प्लेस ये आपने अपने हस्बैंड के जो है वो पेरेंट्स की डिटेल यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। ये ख्याल रखना, मिक्स नहीं कर देना। इसी तरह से 7A में ब्रदर एंड सिस्टर्स उनकी कंप्लीट डेट आपके जो भी हस्बैंड की हैं उनके टेलीफोन नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। 7B के अंदर जो है वो ये उस केस में है कि अगर आप मैरिड नहीं बल्कि जर्मनी के अंदर जो है वो आके आपने शादी करनी है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आप अपने फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ की डिटेल देंगे, उसका एड्रेस वगैरह की डिटेल देंगे, उसके पेरेंट्स की डिटेल देंगे और उनके पेरेंट्स की एड्रेस की डिटेल्स देंगे, और अगर डेथ हो गई है तो प्लेस एंड डेट हो। तो ये सारे के सारे आप देख सकें कि इतना ज़्यादा डाटा है, ये सारे का सारा आपको कोशिश करें कि अपने साथ जो है वो लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे जाके ये सारा डाटा जो है वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा एंटर करना, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो जी जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं उनके ब्रदर और सिस्टर की भी आपको जो है वो डिटेल देनी, दैट्स ऑल। उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे जो है वो जिस जगह पे बैठ के आप इसको और जिस दिन आपको इस फॉर्म को जो है वो साइन करेंगे, तो वो उस दिन की उस सिटी का नाम, उस डेट और अपने साइन करके, तो ये डॉक्यूमेंट ये ज़ाहिर है कि आप कराची लिखोगे और आप अपनी अपॉइंटमेंट वाली डेट लिखोगे, वहीं पे आपको साइन करने। उसके बाद ये दो जो शीट्स एंड पे आपको देंगे ये बेसिकली क्योंकि वो फॉर्म को मेरा ये मानना है कि वो इतनी डिटेल से नहीं पढ़ेंगे शायद, तो इसीलिए उन्होंने अलग से ये शीट दी हुई इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पाउस इन जर्मनी। तो यहाँ पे जो है वो आपको इस फॉर्म को दोबारा से फिल करना है जो कि आप ऊपर भी दे चुकी हैं, और यहाँ पे आपको इस फॉर्म में अपने फादर मदर सिस्टर्स और जो है वो ब्रदर्स ये सारे की सारी जो है वो डिटेल किसकी है, ये 2 पेजेस ये आपके स्पाउस की डिटेल्स हैं जो कि आपने ये 2 पेजेस के अंदर लिखनी है, और एंड पे आपको अपने जो विटनेसेस हैं उनकी डिटेल देनी है। ये आप जो है वो अपने निकाह नामे उर्दू के ऊपर 2 विटनेसेस उनके जो है वो नाम, एड्रेसेस, फ़ोन नंबर देने। तो ये है जी, ये सारे का सारा जो फॉर्म है ये बेसिकली मुझे अभी भी समझ नहीं आई कि इसका क्या मकसद है, लेकिन मैं ये इमेजिन कर सकता हूँ कि कराची वालों ने ये इसलिए रखा हुआ है क्योंकि कराची के अंदर लायर जो हैं वो बेसिकली फ़ोन के ऊपर ही जो है वो सारी किस्म की वेरिफिकेशन करते हैं, इसीलिए ये सारी की सारी डिटेल्स जो है वो लेते हैं। पंजाब के केस के अंदर भी मेरा ख्याल है वो जो कि आजकल कराची में अपॉइंटमेंट्स जा रही हैं वो उनसे फिल करवा रहे हैं। आई रियली डाउटेड कि अगर वो इसको यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। बहरहाल ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी अपने साथ लेके जाएं। आपको अपने हस्बैंड की सारी फैमिली की उनके कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल आपके पास होनी चाहिए, आपके पास अपनी फैमिली के सारे जो है वो मेंबर्स के जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए, नाम वगैरह एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए।
प्रीवियस अगर आपकी कोई भी मैरिजेज़ हैं, तो उन सब की डिटेल भी जो है वो अपने साथ सारी की सारी जो है वो आप लेके जाएँ। हस्बैंड के और उनके जो भी फैमिली मेंबर्स उनके एड्रेसेस की डिटेल, अपने फैमिली मेंबर्स उनके एड्रेसेस की ये सारी अपने पास जो है वो लेके जाएँ, ताकि वहाँ पे आपको फिल करने में प्रॉब्लम ना हो। कोशिश ये करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको फिल करें, फिर भी अगर रह जाता है तो आई थिंक जो है वो इसमें जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप लाज़मी दें। कोई जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो अगर आपसे मिस भी हो जाए, तो मेरा नहीं ख़्याल कि बहुत बड़ा इश्यू होगा। स्पाउस के रिलेटिव्स की डिटेल लाज़मी रखें, अपने की रखें। आई होप कि इस फॉर्म के हवाले से आपको जो है वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।